नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज का यह 21वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीके से हिंदी लैंग्वेज में समझ रहे हैं। इसमें आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और इसके साथ साथ हमने एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सी लैंग्वेज का फंक्शन और स्कोप, लाइफ टाइम विजिबिलिटी, टाइप, स्टोरेज क्लास ऑफ वेरिएबल, ये सभी टॉपिक हमने इससे पहले कवर कर लिए हैं। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो को शुरू से सीक्वेंस वाइज एक एक कर पूरा देखें ताकि सी लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आ जाए। जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम एक सी लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और जिसमें कि हम लोग एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। एरे, टाइप ऑफ एरे, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे और एरे से रिलेटेड प्रोग्राम। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरे किसे कहते हैं। दोस्तों, कई बार अपने को प्रोग्राम में लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर करना होता है, तो उसके लिए यदि हम अलग अलग वेरिएबल लेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए अपनी जो क्लास है, अपनी क्लास के अंदर और 75 स्टूडेंट्स हैं और मुझे सभी 75 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है। तो मैं 75 अलग अलग वेरिएबल यदि लूंगा तो उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सी लैंग्वेज हमें एक फैसिलिटी देती है जिसे हम एरे कहते हैं और एरे का यूज करके हम 75 स्टूडेंट या इससे जितने मर्जी जितने मात्रा में हमको डाटा स्टोर करवाना है उस साइज का हम एरे ले लेंगे और उसमें हम हमारी वैल्यूज को स्टोर करवा सकेंगे। तो इस प्रकार से जब लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर करना होता है तो उस कंडीशन में हम एरे का यूज करते हैं। जो एरे है उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि समान प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए घेरी गई लगातार मेमोरी लोकेशंस जिन्हें एक नाम से एक्सेस किया जा सकता है, एरे कहलाता है। आप यूं समझिए कि यदि हम वही 75 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं या उन पे कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 75 अलग अलग वेरिएबल यदि लेंगे तो जो अपना प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसकी बजाय हम एक एरे लेंगे और उसका एक नाम रख देंगे और उस नाम से हम उन 75 वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे। यानी एक ही नाम से हम 75 अलग अलग वैल्यूज को यूज कर पा रहे हैं या वो वैल्यू 75 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मेमोरी लोकेशंस को हम एक नाम से एक्सेस करते हैं और उसी को ही एरे कहा जाता है। जो एरे है उसमें स्टोर किए गए डेटा को एरे एलिमेंट्स कहा जाता है और जो एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। और जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है। तो ये कुछ एक बातें हैं एरे की डेफिनेशन और एरे से रिलेटेड जो हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। ये जो डेफिनेशन है ये एग्जाम में भी कई बार पूछी जा सकती है कि एरे से आप क्या समझते हैं। तो आपको एरे की ये जो डेफिनेशन है ये आपको वहां पर लिखनी होगी। तो आप चाहें तो स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके आप स्टोर कर सकते हैं।
या इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो एरे है, एरे को हम दो टाइप में बांट सकते हैं। पहला क्या कहलाता है, वन डायमेंशनल एरे, जिसको अपने शॉर्ट में 1D एरे भी बोलते हैं, और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको अपने मल्टी डी एरे भी बोलते हैं। जो वन डायमेंशनल एरे होता है उसमें डेटा को या तो रो वाइज या कॉलम वाइज, या तो रो वाइज होगा या कॉलम वाइज होगा, दोनों में से किसी एक तरीके से ही डेटा को स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों, आपको एक इसमें यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता और समझाता हूं कि मैं जैसे कोई नाम लेता हूं कि मैंने नाम लिया A फॉर एप्पल, और मैंने नाम लिया B फॉर बुक, और मैं नाम लेता हूं M फॉर मेमोरी। तो एप्पल कहने पर आपके दिमाग में एप्पल की पिक्चर आई होगी, बुक कहने पर आपके दिमाग में कोई भी बुक की पिक्चर आई होगी, लेकिन मेमोरी कहने पर आपके दिमाग में क्या पिक्चर आई? हमको ये पता होना चाहिए जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी कार्ड हम जैसे मोबाइल में यूज करते हैं, या हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं, या CD DVD जो डिस्क होती हैं उनको हम लोग यूज करते हैं, या पेन ड्राइव यूज करते हैं, तो वो सब मेमोरी तो होती हैं, लेकिन उनकी जो अंदर से जो स्टोरिंग कैपेसिटी है, वो स्टोरिंग कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो किस तरीके की होती है वो हमको मालूम नहीं है। तो उसके बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेमोरी है, मेमोरी को आप कैसे समझ सकते हैं, एक ग्राफ पेपर के जैसे समझ सकते हैं। मेमोरी की शक्ल या मेमोरी की जो ये समझ लो इमेज है, वो कैसे माइंड में सोच सकते हैं, ग्राफ पेपर के जैसे, जो कि रोज और कॉलम्स में बटी होती है, और उसी ग्राफ पेपर के या उसी जो रोज और कॉलम्स के अंदर बटा हुआ जो सेल है, उसी के अंदर हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो यही चीज हमको इसमें बताई गई है कि जो एरे है, एरे में डेटा को रो वाइज या कॉलम वाइज उसमें डेटा स्टोर होता है, और जो ये एरे हम बनाते हैं उसको जितना भी स्पेस का हमने एरे बनाया है उसको एक नाम से ही एक्सेस किया जा सकता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल एरे कहा जाता है। फिर इसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे, एक से अधिक डायमेंशन में डेटा को स्टोर करने के लिए हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। सामान्यतः हम क्या करते हैं, टू डायमेंशनल एरे या कभी कभार थ्री डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। जो टू डायमेंशनल एरे है उसी को ही रो वाइज और कॉलम वाइज यानी कि एक टेबल यानी सारणी के रूप में यूज किया जा सकता है, और इसी टेबल को हम क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब डिक्लेरेशन ऑफ एरे, हमको ये पता लग गया अभी एरे किसे कहते हैं, हमको ये भी पता लग गया अभी एरे कितने टाइप का होता है ना, वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। अब एरे को प्रोग्राम में डिक्लेयर करना है या एरे को प्रोग्राम में इनिशियलाइज और यूज करना है, तो वो कैसे करेंगे वो सब हम यहाँ देखते हैं। एक सामान्य वेरिएबल की तरह ही एरे को भी यूज करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी होता है। एरे को डेटा टाइप के अनुसार डिक्लेयर करते हैं, जैसे अपने वेरिएबल लेते हैं इंट a, b, c, तो इसी तरीके से जो डेटा टाइप के अनुसार ही एरे को भी डिक्लेयर किया जाएगा। और इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ध्यान से देखिए कि जो एरे है, एरे के नाम के आगे और ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का यूज किया जाता है, और इस ब्रैकेट के अंदर लिखते क्या है, एरे का साइज लिखा जाता है। भी हम मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, कितना स्पेस घेरना चाहते हैं, या कितनी वैल्यूज को स्टोर करवाना है, तो वो उसकी जो काउंटिंग है, उसकी जो मात्रा है, वो हम इसमें लिखते हैं।
टू डायमेंशनल जो एरे होता है उसमें रो का साइज और कॉलम का साइज दोनों अलग अलग बताए जाते हैं। तो इस तरीके से एरे को डिक्लेयर किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा, डेटा टाइप। जैसे हम नॉर्मली वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो उसके वेरिएबल के नाम से पहले डेटा टाइप लिखते हैं। फिर एरे का नाम लिखते हैं, जैसे अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं, और फिर उसके अंदर हम लोग साइज लिखते हैं, यानी हमको मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करना है, कितनी वैल्यूज स्टोर करवानी है, वो साइज हम इसमें लिखते हैं। इसी तरीके से जब हम टू डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं तो टू डायमेंशनल एरे में रो का साइज अलग और कॉलम का साइज अलग डिफाइन किया जाता है, और इसके लिए ये जो बड़े ब्रैकेट्स हैं इनका यूज किया जाता है। तो ये तो क्या हो गया हमारा सिंटैक्स के वन डायमेंशनल एरे को या टू डायमेंशनल एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका सिंटैक्स हो गया। अब इसका हम एग्जांपल भी आगे देखते हैं। ये एग्जांपल नीचे दिखा रखे हैं कि हमने इंटीजर टाइप का एक एरे लिया और उस एरे का नाम क्या रखा, ARR, और ब्रैकेट में क्या लिखा अपन ने, 5। अब ये जो 5 है इसका ये मीनिंग है कि ये जो एरे है ये लगातार 5 मेमोरी लोकेशंस को घेर लेगा। और हमने एक और एरे लिया, अब ये कैसा एरे है, टू डायमेंशनल एरे है। कैसे पता लगा टू डायमेंशनल एरे है, कि इसके साथ में 2 ब्रैकेट्स बने हुए हैं। जो पहला ब्रैकेट है वो क्या बताता है, रो के बारे में, यानी कितनी रोज हैं, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो क्या बताता है, कॉलम्स के बारे में, कि कितने कॉलम्स हैं। तो 4x4 यानी कि 4 रो और 4 कॉलम, यानी कि 4 into 4, यानी कि इसमें 16 वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। तो 16 एलिमेंट्स का ये हमने एरे लिया है, टू डायमेंशनल एरे। इसी तरीके से हमने अगले लाइन में देखिए, हमने यहाँ पर फ्लोट टाइप का एक एरे लिया है जिसका नाम क्या रखा है, BRR, और एक हमने फ्लोट टाइप की मैट्रिक्स ली है, MTX, और उसका साइज क्या दिया है, 3x3। अब 3x3 से मतलब क्या हुआ कि 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, और टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 3 3 जा 9, यानी टोटल उसमें 9 एलिमेंट स्टोर किए जा सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमने कैरेक्टर टाइप का एरे लिया और उस कैरेक्टर टाइप के एरे का नाम क्या रखा, CRR, और उसका साइज हमने क्या दिया, 20। तो हम कैरेक्टर टाइप के डेटा को भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि जो एरे है, एरे को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसके अंदर हम साइज को बताते हैं, भी इतनी साइज की मेमोरी या इतने क्वांटिटी में मेमोरी हमको घेरनी है, ऑक्यूपाई करनी है। अब हम देखते हैं कि एरे को इनिशियलाइज कैसे किया जा सकता है। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है कि प्रारंभिक वैल्यू प्रदान करना। जैसे अपने सामान्य वेरिएबल को और कंपाइल टाइम और रन टाइम इनिशियलाइज करते हैं, ठीक उसी तरीके से एरे को भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल के रूप में और बताया हुआ है कि कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, जैसे हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक एरे लिया, नाम क्या रखा, A, और उसका साइज कितना दिया, 5, यानी कि उसमें 5 वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं, है ना। अब ये 5 वैल्यूज हमने इसमें स्टोर करवाई, और तरीका देखो क्या है कि हमने कैसे किया, इक्वल टू का सिंबल लगाया, फिर उसके बाद में एक कर्ली ब्रेस ऑन किया। ये हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेस को ऑन किया। फिर इसके अंदर अपन ने लिखा कि 20, 15, ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। तो ये अलग अलग 5 वैल्यूज हमने कोमा लगा के, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखी हैं, और लास्ट में हमने कर्ली ब्रेस को बंद कर दिया, और उसके एंड में हमने सेमीकोलन लगा के ये स्टेटमेंट को एंड कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग एरे में वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, एरे में वैल्यूज को रख सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब अगला एग्जांपल देखिए, फ्लोट टाइप का हमने एक एरे लिया, उसका नाम क्या रखा, B, और उसका साइज क्या दिया, 4।
अब इसमें हमने फ्लोट टाइप की 4 वैल्यूज को स्टोर करवाया है। फिर उससे अगली लाइन में हमने क्या किया, देखिए कि कैरेक्टर टाइप का एक एरे लिया है और उसका नाम क्या रखा है, नेम, और उसमें वैल्यू क्या स्टोर करवाई है, हरी। लेकिन उसको लिखा कैसे है, ध्यान से देखिए, डबल कोटेशन में लिखा है हमने हरी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जस्ट अगला एग्जांपल देखिए, अगली लाइन में हमने लिखा कैरेक्टर नेम, साइज दिया उसका 20, और हमने इसको इस तरीके से लिखा RAVI, रवि। कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे हम सिंगल कैरेक्टर यानी एक एक अक्षर को अलग अलग डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। और ऊपर वाली लाइन में हमने क्या किया था कि पूरे नाम को एक स्ट्रिंग के रूप में और इनिशियलाइज किया था। तो इस तरीके से इन दोनों में से कोई भी तरीका, कोई भी मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। एक एक कैरेक्टर भी हम उसमें पुट कर सकते हैं, या पूरा नाम या पूरी लाइन, पूरा सेंटेंस भी हम उसमें एज ए स्ट्रिंग पुट कर सकते हैं। फिर हमने एक और एग्जांपल लिया है कि हमने क्या किया कि इंटीजर टाइप का और एक मैट्रिक्स ली है। मैट्रिक्स का साइज क्या है, 3x3। 3x3 से मतलब क्या है, इसमें नो वैल्यूज स्टोर होंगी। तो यहाँ पर हमने और ये नो वैल्यूज इसमें इस तरीके से स्टोर करवाई हैं। तो इस तरीके से हम एरे को कंपाइल टाइम इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब रन टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम यूजर से वैल्यूज एक्सेप्ट करना चाहते हैं एरे के लिए, या यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं एरे एलिमेंट्स के लिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अब देखिए हम जानते हैं कि एरे में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। अब जब वैल्यूज को रीड करना होगा तो एक से ज्यादा वैल्यूज को रीड करना होगा। अब जहां पर एक से ज्यादा बार कोई काम रिपीट होता है तो वहां हम क्या यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने ये लूप लगाया फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। i इक्वल्स टू 0 हमने 0 से शुरुआत क्यों की, हमने एरे की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर से, है ना। और इंडेक्स नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 0 से। इसी वजह से हमने i इक्वल्स टू 0 लिखा है, i इक्वल्स टू 1 नहीं लिखा है। जब भी एरे से रिलेटेड कोई लूप लगाया जाएगा तो हमेशा उसकी शुरुआत 0 से होगी, ये हमको ध्यान रखना है, ये हमको याद रखना है। फिर उसके बाद में हमने लिखा कि i लेस देन 5। अब लेस देन 5 का मतलब क्या है कि 5 से 1 कम तक, है ना। तो 5 से 1 कम का मतलब काउंटिंग की शुरुआत कहां से करी, 0 से। तो लूप कितनी बार चलाना है, 5 बार चलाना है। काउंटिंग की शुरुआत यदि अपने 0 से करी है तो 0 to 4 टोटल काउंट्स कितने हो जाएंगे, 5, यानी 5 बार ये लूप चलेगा। और स्कैनफ क्या करेगा, स्कैनफ का काम हमको मालूम है कि ये क्या करता है, वैल्यू को रीड करता है और वेरिएबल के एड्रेस पर पुट कर देता है। तो ये जो %d है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रीड करेगा, और इसे रीड करने के बाद ये क्या करेगा कि एड्रेस ऑफ n ऑफ i, एड्रेस ऑफ n ऑफ i, यानी कि जो अपना n नाम का एरे है उसकी जो i पोजीशन है, i क्या हो गई, पोजीशन, i पोजीशन पर ये वैल्यू को स्टोर कर देगा। अब मेमोरी में ये क्या होगा और ये कैसे होगा, ये मैं आपको बताता हूं कि आप यूं समझ लीजिए कि एक एरे बनाया जाएगा, और जैसे कि मान लीजिए उसका साइज 5 है, तो इस तरीके से मेमोरी में 5 लोकेशंस ऑक्यूपाई कर ली जाएंगी इस तरीके से। और इसका नाम क्या है, इस पूरे एरिया का नाम क्या है, n, यानी n अकेला 5 वैल्यूज का या 5 मेमोरी लोकेशंस का मालिक है। अब ये जो इसने मेमोरी घेरी है, इसकी जो काउंटिंग की शुरुआत है, इसकी काउंटिंग कहां से शुरू होगी,
जीरो से। तो हमने लिखा 0, 1, 2, 3 और 4। अब जो ये अपना लूप है, ये लूप क्या करेगा, 5 बार लूप चलेगा और एरे n की ith पोजीशन पर, जो अपना ये एरे n है उसकी ith पोजीशन, i की वैल्यू कितनी है शुरू में, 0। तो ये जो हमने 0, 1, 2, 3 लिखा है, ये क्या है, i। तो i यानी i अभी कितना है, 0 है। तो 0 पोजीशन पर ये वैल्यू को स्टोर करवा देगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसमें, फॉर एग्जाम्पल कि हमने वैल्यू इनपुट कर दी यहाँ पे 25। फिर क्या होगा, i प्लस प्लस होगा, फिर से लूप चलेगा, फिर एक वैल्यू को रीड किया जाएगा। अब i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो यहाँ पर 1 पोजीशन पर यानी फर्स्ट पोजीशन पर एक और वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। मान लो इस बार हमने इनपुट कर दिया 40। ठीक है, फिर क्या होगा, i प्लस प्लस होगा, फिर से लूप चलेगा और n एरे की ith पोजीशन पर, तो i इस बार कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। तो इसके ith पोजीशन पर अब मान लीजिए यहाँ पे इनपुट कर देते हैं कोई वैल्यू के 6। फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जो एरे n है, n की ith पोजीशन पर यानी इस पोजीशन पर वैल्यू स्टोर की जाएगी। अब मान लीजिए वैल्यू इस बार इनपुट कर दी हमने 100। फिर क्या होगा, i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। और फिर ith पोजीशन पर एरे n की ith पोजीशन पर वैल्यू स्टोर होगी। मान लीजिए इस बार वैल्यू स्टोर हो गई कि 67। फिर i प्लस प्लस होगा और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जैसे i की वैल्यू 5 होगी, ये लूप अपना फॉल्स हो जाएगा और लूप फॉल्स होते ही लूप स्टॉप हो जाएगा। यानी हमने 5 वैल्यूज को रीड किया और एरे की जो ith पोजीशन है उनके ऊपर वैल्यूज को स्टोर करवा दिया। तो इस तरीके से जो ये लूप चलेगा और स्कैनफ जो वैल्यूज को रीड करेगा, मेमोरी के अंदर इस तरीके से वैल्यूज स्टोर होंगी। तो ये चीज हमको बहुत ही अच्छे से समझनी है। अब ये तो बात किसकी थी, 1 डायमेंशनल एरे की बात थी। अब जो 2 डायमेंशनल एरे है उसमें हमको मालूम है कि रो और कॉलम दोनों का यूज होता है। तो ये जो 2 लूप लगेंगे, पहला लूप क्या है, i का, ये i का लूप क्या करेगा, रो, और जो j दूसरा लूप है j, ये j वाला लूप क्या करेगा, कॉलम। तो ये i और j यानी कि रो और कॉलम को कंट्रोल किया जाएगा। तो काउंटिंग इस तरीके से रहेगी कि 0 रो और 0 कॉलम पर वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। फिर जैसे j प्लस प्लस होगा, आपको मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो उससे पहले मैं ये सारी चीज यहाँ से एक बार हटा देता हूँ। जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और मेरी पूरी गारंटी है कि आपको इस तरीके से बना करके कोई भी नहीं दिखाएगा, कोई भी नहीं बताएगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर 5x5 का एरे है, तो हम यहाँ पे 5x5 का एक 2 डायमेंशनल एरे बना लेते हैं। इस तरीके से ये इसमें 5 कॉलम्स और 5 रोज का हम एक एरे बना लेते हैं। अब जो काउंटिंग है वो कैसे रहेगी, 0, 1, 2, 3 और 4। इसी तरीके से 0, 1, 2, 3 और 4। अब जो ये वाली सारी काउंटिंग है इनको कौन देखेगा, इनको देखेगा J। और ये वाली जो सारी काउंटिंग है इनको कौन देखेगा, I। ठीक है, इस तरीके से जो I और J की वैल्यूज हैं उन पर वैल्यू स्टोर की जाएगी कि 0, 0 यानी I 0 और J 0, तो यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। I 0
J1 यहाँ वैल्यू स्टोर हो जाएगी, I0 J2 वैल्यू स्टोर, I0 J3 वैल्यू स्टोर, I0 J4 वैल्यू स्टोर। इस तरीके से ये एक एक एलिमेंट यानी एक एक वैल्यू को एरे की अलग अलग पोजीशन पर स्टोर करवाएगा। तो इस तरीके से हमको ये सारी कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ ये समझना है कि एरे को हमने कैसे डिक्लेयर किया और एरे को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं। मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके बताया है कि मेमोरी के अंदर इस तरीके से और ये सारी फंक्शनिंग बैकग्राउंड में होती है। हमको ये कहीं पर एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में ये कैलकुलेशन, ये इस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट हो रहा है। अब हम एरे को प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं, जिससे आपको एकदम एरे के बारे में जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया गया है कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट एरे एलिमेंट्स। एरे एलिमेंट्स को रीड और प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि इंटीजर टाइप का एक एरे लिया है और उसका नाम क्या रखा है ए, और उसका साइज कितना है 10, और एक हमने वेरिएबल लिया है आई। तो जो ये हमने लाइन लिखी है, इस लाइन का कंप्यूटर की मेमोरी में क्या प्रभाव होगा, ये हमको देखना और समझना है। तो आप ध्यान से देखिए कि कंप्यूटर मेमोरी में इसका क्या इफेक्ट रहेगा। तो क्या होगा कि लगातार 10 मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर ली जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से 10 मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर ली जाएगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 मेमोरी लोकेशंस ऑक्यूपाई हो गई। अब क्या है कि इनका जो नाम है, नाम क्या रहेगा ए, यानी इन 10 मेमोरी लोकेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, अकेला ए कंट्रोल कर रहा है। अब जो ये ए नाम का एरे बना है, इसमें इंडेक्स नंबर होगा, यानी कि जो इसकी ये 10 मेमोरी लोकेशन है, इनको ये कैसे एक्सेस करेगा, इंडेक्स नंबर से। और इंडेक्स नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इंडेक्स नंबर की शुरुआत कहां से होती है, हमेशा 0 से होती है, ये हमको याद रखना है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से कि हमने एक और वेरिएबल लिया हुआ है आई। जो ये आई है, ये क्या करेगा, जो अपना इंडेक्स नंबर है, यानी कि ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, इनकी वैल्यूज को ये स्टोर करवाएगा, वो हम आगे देखेंगे। तो जो हमने ये लाइन लिखी है इंट ए, और उसका जो साइज दिया है 10 और आई, इस लाइन का, केवल इस लाइन का कंप्यूटर की मेमोरी में ये इफेक्ट पड़ेगा, इतना इसके अंदर वर्क ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की मेमोरी में हो जाएगा, यानी कि जगह घेर ली जाएगी और उसका नामकरण कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये, और रिजर्वेशन, सीट का रिजर्वेशन, मेमोरी लोकेशन का रिजर्वेशन हो जाएगा। अब उससे अगली लाइन में हमने लिखा एंटर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, और हमने फिर फॉर का लूप लगाया और हमने स्कैनफ की हेल्प से एरे के एलिमेंट्स को रीड करवाया। तो ये जो लूप है, ये 0 से लेस देन 10 यानी कि 10 बार लूप चलेगा, और स्कैनफ क्या करेगा, एक एक वैल्यू को रीड करेगा, और जो एरे ए है उसकी ith पोजीशन पर वैल्यू को स्टोर करवा देगा। यानी ये जो अलग अलग 10 मेमोरी लोकेशन है, इन मेमोरी लोकेशन में कोई ना कोई वैल्यू जो भी यूजर इनपुट करेगा, वो वैल्यूज इसमें स्टोर हो जाएंगी। अब वैल्यू कैसे स्टोर होंगी, वो अपने पीछे वाले टॉपिक में इनिशियलाइजेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं। ये स्टेटमेंट लिखा है कि लिस्ट इज गिवन बिलो, तो जस्ट उसके बाद हमने फिर से क्या किया, एक हमने लूप लगाया, वही i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 तक, और
printf और a of I जो अपना एरे है, एरे ए की ith पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, यानी पहले ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी, फिर ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर ये प्रिंट हो जाएगी, फिर ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इस तरीके से एक एक करके ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। तो कहने का मीनिंग क्या है, इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखा और क्या समझा कि एरे को कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है। ये हमने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करना सीखा कि एरे को इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसका प्रभाव मेमोरी में क्या होगा, वो सारी चीज हमने यहाँ देखी। ये हमको कहीं पर भी बताना नहीं है, ये हमको कहीं पर भी रट्टा नहीं मारना है, लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ है वो हमको पता होना चाहिए कि इस तरीके से मेमोरी घेरी जाती है और उसके लिए नाम रख दिया जाता है और उसके द्वारा ये सारा जो वैल्यूज है वो एक्सेस होती हैं। फिर हमने लूप लगाया 10 अलग अलग वैल्यूज को रीड करने के लिए, तो scanf की मदद से एरे के एलिमेंट्स को रीड किया गया, वो वैल्यूज इस एरे में यानी मेमोरी में जो एरे ऑक्यूपाई किया गया था उसमें स्टोर करवा दिया गया और फिर उसके बाद में हमने उसी एरे की वैल्यूज को वापस लूप लगा के प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से जो एरे है, एरे के कोई भी फंक्शन या कोई भी ऑपरेशन है, चाहे वो उसमें डाटा को रीड कर रहे हैं, चाहे उसमें से डाटा को प्रिंट कर रहे हैं या और कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जब जब एरे के एलिमेंट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा तब तब हम लोगों को लूप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एरे में मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा एरे किसे कहते हैं। जब हमें बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करना होता है तो हम एरे का यूज करते हैं। टाइप ऑफ एरे वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं। डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज हमने सीखी और हमने लास्ट में प्रोग्राम देखा भी एरे के एलिमेंट्स को कैसे हम रीड कर सकते हैं और कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। हमने एरे का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और उसका एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज हमने देखी और समझी। जो अगला हमारा वीडियो रहेगा उसमें एरे से रिलेटेड और भी बहुत से प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर एरे से रिलेटेड हमको और भी बहुत सारी चीजें सीखने को और देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो अपलोड करने का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।